अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खाना। तो इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत संगीन सूरत हाल का सामना है। हम देखते हैं कि पूरी कौम, तमाम इदारे, तमाम धड़े, तमाम कम्युनिटीज इस वक्त जो है वो सैलाब का सामना करे। सैलाब की हौलनाक तरीन तबाहियाँ हमारे सामने आ रही हैं। इदारे भी उसके अंदर मसरूफ़ है, तमाम कम्युनिटीज़ भी जो है इसके अंदर मसरूफ़ है कि जितना कम से कम नुकसान को बचाया जा सके और जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटीज़ को सेव किया जा सके। मगर इस दौरान भी, इस आफत के दौरान भी कुछ हल्के, कुछ ऐसी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं जो इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करें, जिनको सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं, जिनको मुल्क के मफादात का कोई ख्याल है, जिसको यह ख्याल भी नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही बुरे नाजुक सूरत से गुजर रहा है, कि जहाँ पर इस वक्त एक सॉलिडारिटी की फ़िज़ा कायम करनी चाहिए, बजाय इसी के एक इंतशार की फ़िज़ा क्रिएट की जाए। तो ये जो इस किस्म की पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, इनका मकसद क्या है? क्या ये कौमी मफ़ाद के लिए काम कर रहे हैं या सब ज़ाती मफ़ाद के लिए काम कर रहे हैं? इदारों को बिला वजह इस तमाम सिचुएशन के तहत घसीटना और उनके किरदार के ऊपर उँगलियाँ उठाना उस वक़्त जबकि वो मसरूफ़ है अवामी फ़हमत के, ये क्या तासुर देता है? तमाम चीज़ें रखते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब दर्जा निगाह इश्तियाक गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इश्तियाक साहब। और इस वक़्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो पूरा मुल्क है, हम सैलाब की तबाहकारियों से नबूरद आज़मा है। पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ जो है वो इस वक़्त ऐसा लगता है बर्बाद हो गई है बिल्कुल, सरपरस्ती से मुकम्मल देहात मिट चुके हुए हैं। ऐसे में आपको जो है ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स है, वो कौन नज़र आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर? और आपको ग्राउंड के ऊपर क्या वाक़ई में तसल्ली बख्श किस्म की रेस्क्यू एफर्ट्स होती नज़र आ रही? बहुत शुक्रिया आपका। इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मानसून की जो बारिशें हैं, उसके नतीजे के अंदर जो सैलाब है, ये तबाहकारियाँ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं। नहीं जो है वो बिल्कुल नहीं है। आप 1950 की बात करें, आप 1973 की बात करें, आप फिर उसके बाद 1992 की बात करें, 2010 की बात करें या 2014 की बात करें। हर साल हमने देखा है कि मानसून के नतीजे के अंदर जो बारिशें होती हैं और फिर उससे जो सैलाब है और जो तबाहकारियाँ हैं, वो सामने आती हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर प्लानिंग करना किसका काम है? आपके एनडीएमए, आपके पीडीएमए और बाकी जो कहा जाता है कि इनको 8 महीने, 10 महीने पहले से पता चल जाता है। आपके पास वार्निंग्स आती हैं, आपको इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो बता रहे होते हैं कि आपने इससे बचने के लिए किस तरह की प्लानिंग करनी है। अब अगर वो प्लानिंग नहीं होती फिर तो आप कह सकते हैं कि ये तो इन इदारों की नाकामी है। लेकिन अगर एक चीज़ हो गई और उसके बाद लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू करना है, आप देखें कि आपकी जो सिविल इंतज़ामिया है वो आपको बेबस दिखाई देती है। अगर किसी जगह के ऊपर सैलाब आना है, ज़लज़ला आना है या किसी जगह के ऊपर इस तरीके से तबाहकारी है, उसके लिए भी आपको पाक फ़ौज के दस्तों की ज़रूरत है। तो फिर डेफ़िनेटली एक सवाल तो उठता है कि जो आपकी सिविल इंतज़ामिया है, ये जो सिविल हुकूमत है वो क्या कर रही है? फिर दूसरी बात ये है कि देखिए ये एक हकीकत है कि किसी जगह के ऊपर सैलाब आ जाए, जब तक वहाँ पे आपकी पाक फ़ौज के जवान नहीं जाएँगे, आप वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू ही नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि एक आपके पास डिसिप्लिन्ड फ़ोर्स है और जिस तरीके से आपको फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन नज़र आता है, किसी और जगह के ऊपर नज़र नहीं आता। फिर इनके पास अपनी कश्तियाँ होती हैं, फिर इनके पास हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल होते हैं। आपके हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आप करतारपुर में देखें और बाकी जगहों के ऊपर देखें, तो अब अगर फ़ौज इतने सारे काम कर रही है और फिर जब उसके ऊपर बिला वजह हर दफ़ा तनकीद की जाएगी, तो वो जो जवान पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर खड़ा है या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खड़ा है, उसको नहीं पता कि गोली ने किस सिमत से चल कर आना है और उसको निशाना बनाना है, तो उसकी नफ्सियात जो है वो आप किस तरीके से मुतासिर करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि किसी भी चीज़ के अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी तबाहकारी हुई है, तो जो उसका ज़िम्मेदार है, उसका एहतसाब ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से मुँह उठाकर हर किसी के ऊपर तनकीद कर देना, मेरा ख़्याल है कि गैर मुनासिब अमर है। अच्छा गोल्डन साहब, आप देखें कि सैलाब की तबाहकारियों के अंदर ने भी देखा कि एक ग्लोबल फिनोमिना है कि जब अक़वाम के ऊपर आफत आती हैं, तो सब जो है अपने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पर रखकर उस आफत के सामने ऐसे यूनाइटेड फ्रंट खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान है वो तकसीम करने की कौन कोशिश कर रहा है? देखिए, ये कोशिश अभी से नहीं हो रही ना, ये बहुत पहले से हो रही है। और आपको याद है कि सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि आपने एक कोशिश की, आप अपने मुल्क के अंदर मौजूद रहे, आपने एक कोशिश की और वो कामयाब हुई या नाकाम हुई, बात वहाँ पर ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। बदकिस्मती से हमने देखा है कि हमारी जब भी किसी सियासी जमात के आप उसकी बात कर रहे हैं, जलसे की बात कर लें, आप उनके जुलूसों की बात कर लें, उसके अंदर बदकिस्मती से हमने देखा है कि हमें वो सियासी जो पार्टी होती है, उसका झंडा तो नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नज़र नहीं आता। हमें सूबाइयत नज़र आती है, पाकिस्तानियत नज़र नहीं आती। और इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि देखें जब हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पहले थे, वो एक दफ़ा बांग्लादेश की सरज़मीन पर गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर सीने के ऊपर हाथ मारा और बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ के अंदर उन्होंने कहा कि हम ही वो थे जिन्होंने मुक्ति बानी बनाई।
तो आपके मुल्क के अंदर तो आपको तक़सीम करने की इतनी कोशिश की जाती है कि आपका हमसाया, आपका दुश्मन मुल्क जो है, उसका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमसाया मुल्क की सरज़मीन पर जाता है और वहाँ जाकर इतराफ़ करता है। फिर कुलभूषण यादव आपके पास बहुत बड़ी मिसाल है। तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक जो है वो इस कोशिश के अंदर लगे रहे कि आपको किसी तरीके से वो तक़सीम किया जाए। फ़िफ्थ जनरेशन वारफ़ेयर और हाइब्रिड वारफ़ेयर की बात की जाए, और बदकिस्मती से हमारे जो मुख्तलिफ़ सियासी हुक्मरान होते हैं या मुख्तलिफ़ सियासी लोग होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आपके इनसाइडर्स, आपके अपने लोग जो हैं, उनका अलैकार बन जाते हैं और इस वजह से आपने देखा है कि अमूमन वो कामयाब भी होते हैं। अच्छा गुलशन साहब, आप ये भी देखें कि इस वक़्त जो है हमारे जो इदारे हैं, मैं स्पेशली अगर पाक फ़ौज का ही नाम लूँ, उसके बारे में बानी पीटीआई बड़े संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं। कहा है कि जी इस वक़्त जो फ़ील्ड मार्शल हैं, वो सिर्फ़ इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और शायद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसको इस वजह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। क्या हमारी अफ़वाज आईनी हदूद के दायरे में रहकर काम कर रही है या बानी पीटीआई सही बात कर रही है? देखिए, आपके पास फ़ेसबुक यूज़ करती हैं ना, सिर्फ़ एक दफ़ा अपना फ़ेसबुक ओपन कीजिए और वहाँ पे उनकी लास्ट जो पोस्ट है ना, इमरान खान के नाम से पेज है, वो ज़रा पढ़िए क्या है। वो बहुत ही आप प्लीज़ खौफ़नाक है। देखिए ना, बिल्कुल देखा है मैंने। अभी देखिए। देखा है, बिल्कुल देखा नहीं, है। अभी जो 14 आवर्स पहले हुई है वो देखें। वो भी बहुत ही खौफ़नाक है। उसके अंदर बेसिकली वो क्या बात कर रहे हैं कि देखिए, मैं जेल के अंदर कैद हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो है ना, मैं जेल के अंदर कैद के दौरान भी आज़ाद हूँ, लेकिन आप लोग बाहर हैं, ना आपकी अदलिया आज़ाद है, ना आपका मीडिया आज़ाद है, ना आपकी जमहूरियत आज़ाद है। लेकिन क्या ये सारी बातें अगर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। आप जुडिशरी के ऊपर तनकीद करते हैं, इससे पहले जब हनीफ अब्बासी के ऊपर आपने वो एफ़िडेविट वाला केस बनाया, और इससे पहले जो उनके ऊपर मंशियात वाला केस डाला, जिसके ऊपर शहरियार अफरीदी के बयानात भी आपके सामने मौजूद हैं। उस वक़्त फिर ये जब केसेस बनाए गए, उस वक़्त वो कहाँ पे सारी चीज़ें थी? उस वक़्त आपको ये नज़र क्यों नहीं आया कि हमने जो है इस तरीके से कानून सेट कर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी? तो साहब, क्या उस वक़्त हम लोग ऐसा मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे अपनी बात करने के, हुकूमत के ऊपर तनकीद करने के हवाले से हमारी आवाज़ों को रिप्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं होता था खान साहब के दौर में? मैं सिर्फ़ एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप जो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपके मुँह में जो आए आपको बोलने की आज़ादी हो। यहाँ पे जितने लोग आपके इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, यही लोग, जब मुत्तहिदा अरब अमारात की आप बात कर रहे हैं, आप चलें किसी और मुल्क की बात ना करें, आप अमेरिका की बात कर लें। मुझे बताएँ ना कि अमेरिका का मीडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये बहुत सारी जगहों के ऊपर कहाँ पे आपको आज़ाद मीडिया का कंसेप्ट जो है वो नज़र आता है। फिर दूसरी बात ये है कि ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त की भी अगर आप बात करें, तो मीडिया आज़ाद नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए था कि ट्रेनिंग दी जाती, लोगों को बताया जाता आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। अचानक से जब आप बेहंगम तरीके से और बगैर किसी प्लानिंग के पाबंदियाँ लगाते हैं, तो फिर जब वो लोग बोलते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो उसके अंदर शायद ज़्यादा असर दिखाती है और लोगों को लगता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है, वो ठीक बात कर रहा है। लेकिन मीडिया को एक हद तक तो आज़ाद होना चाहिए। लेकिन जब आप बिल्कुल जो आपके दिल में आएगा, आप वो बात करेंगे, फिर उसका असर नहीं जाएगा, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ दी, 70,000 से ज़ायद कीमती जानों की कुर्बानी देखें, 160 अरब डॉलर से ज़ायद का आपने माशी नुकसान बर्दाश्त कर लिया। लेकिन इसके बावजूद इल्ज़ाम क्या लगाया जाता है कि हम जंग के अंदर इसलिए झोंके गए, या हम जंग का इतना इसलिए हिस्सा बने कि हमें अमेरिका से डॉलर्स मिलते थे। आप सुनते हैं ना कि अमेरिका के डॉलर्स की खातिर जो हमारे इदारे बिक गए, हमारी फ़ौज बिक गई, बात की जाती है। अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में आपको 1 अरब डॉलर सालाना मिलता था, वो भी जब उनका दिल चाहता था उसके ऊपर पाबंदी लगा देते थे। आपको 14-15 अरब डॉलर मिला, 170 अरब डॉलर से ज़ायद का आपने माशी नुकसान बर्दाश्त कर लिया। तो क्या आपने मीडिया को दुनिया के बासर ममालिक जो थे या ताकतें थी उनको बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कुर्बानी हमने दी है किसी और मुल्क ने नहीं दी? तो बदकिस्मती से हमारा जो किरदार था हम उसके ऊपर काम नहीं कर सके। क्लियरिफिकेशंस जाने बगैर हमने मीडिया पे डेफिनेटली बिल्कुल सुनी है, तो मगर एक और बात भी जो इस वक़्त ज़ेरे बहस है कि इस वक़्त की जो हुकूमत है और इस वक़्त का जो सेटअप है, उसके दौर के अंदर ख़वातीन जो सियासी वर्करान हैं, जो लीडरान हैं, उनके ऊपर जी बदतरीन जबर हो रहा है। बुशरा बीबी को भी जी कैद-ए-तन्हाई के अंदर रखा गया है। क्या इस दफ़ा कोई नई प्रेसिडेंट क्रिएट हो रही है या पाकिस्तान के अंदर जो है ख़वातीन पॉलिटिकल लीडर्स जो है, उन्होंने किसी तरह की सोबतें पहले भी बर्दाश्त की, और खान साहब का दौर भी था कि देखिए ना। देखें, इससे पहले भी यही होता रहा है, जिस तरीके से मरीम नवाज़ बात करती हैं, ये इससे पहले आप देखें नहीं कि इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। बदकिस्मती से अगर एक चीज़ आज से पहले हो रही थी और अभी भी हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शायद इन ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है। जिसकी हुकूमत आई, किसी ने बिल्कुल किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इससे पहले देखिए ना कि इसी मुल्क के अंदर जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। क्या लोग इस तरीके से बाहर निकले जिस तरीके से ये 9 मई वाला इंसिडेंट देखा,
या जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ को ताहयात नहल किया गया। लेकिन इस तरह की क्या आपको कोई मिसाल मिलती है? जब बानी चेयरमैन पीटीआई को अरेस्ट किया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। इससे पहले इस मुल्क के अंदर इतना कुछ हुआ, लेकिन क्या आपको इस तरह का कोई एहतजाज वहाँ पे जीएचक्यू के मरकजी दरवाजे के ऊपर नज़र आया? नहीं नज़र आया। अगर इन चीज़ों को रोका नहीं जाता, फिर एक एग्जाम्पल सेट हो जाती। कल को कोई भी वज़ीर आज़म होता, जब उसको ओहदे से हटाया जाता या अदालतें उसको सज़ा सुनाती, उसको नाअहल कर देती, तो फिर तो ये अगर बात इसी तरीके से बढ़ती रहती तो ये कहाँ जाकर ख़त्म होती? फिर तो आपका पूरे का पूरा जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर ही आपने सवालिया निशान लगा दिया। तो इस तरह हम इसको इस नज़र से देख जी, सकते हैं। बोलूँ साहब, फिर आप एक और चीज़ भी देखिए, जो कि आपने नो में एक अगर ज़िक्र कर ही दिया है, तो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा उसको एज़ अ फ़ॉल्स फ्लैग दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे कास्ट कर रही है कि जी सीसीटीवी फुटेजेस पर कहाँ पर है, 9 मई तो हुआ ही नहीं था, जिसने भी कराया था वो सामने लाया, किसी ने फुटेजेस छुपा ली है। 9 मई जो है उसकी हकीकत जो है आपके ख़्याल पे इस वक़्त आश्कार होना बाकी है, या ये जो इतनी एक्सटेंसिव किस्म की लीगल प्रोसीडिंग्स हुई है, इतना वक़्त दिया गया है, उसके अंदर ऑलरेडी सारी बात क्लियर हो गई है। इसमें मैं खुद क्योंकि अडयाला जेल काफ़ी दफ़ा गया और वहाँ पे बानी चेयरमैन पीटीआई हमारे सामने जब आते थे तो वो खुद कहते थे कि मेरा सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि ये जो 9 मई मेरे ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, अगर आपको लगता है कि 9 मई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात बरह रास्त मुलव्वस है, आप 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें जो शफाफ तहकीकात करे और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले। अब जब उसके बाद ग़ालिबन ये जब वाक़या हुआ तो उसके बाद जब 1 साल होने वाला था 9 मई का, तो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे यही सवाल पूछा था कि 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। आप कहते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर मुलव्वस थी, वो ये मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दे, जो शफ़ाफ़ तहकीकात करे, जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले और 1 साल गुज़रने के बावजूद अभी तक किसी को सज़ा तो नहीं मिली, तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा? तो इसके ऊपर डीजीआईएसपीआर ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो 9 मई है ना, ये सिर्फ़ अफ़वाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरी कौम का मुकदमा है। और उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से लोगों को सज़ाएँ मिली और जब इन लोगों को सज़ाएँ मिली थी, तो आईएसपीआर की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज़ सामने आई थी या जो उनकी तरफ से डेटा शेयर हुआ था, तो उसके अंदर आपने देखा था कि जिस बंदे को जो सज़ा मिली थी, साथ उसके रेलेवेंट फुटेज भी दिखाई गई थी। और यही बात डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी की। अगर किसी को 10 साल की सज़ा मिली, तो उसको बताया गया कि ये कहाँ पे तोड़-फोड़ कर रहा था और वो वीडियो एविडेंस सारे लोगों ने देखे। तो उसको झुटलाया तो नहीं जा सकता। को रिहाइयाँ भी तो हुई है ना, बहुत सारे अफ़राद जो हैं उनको रिहा भी किया गया है, चूँकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन वो वाले जिसे कहते हैं ना, कड़वा कड़वा अब मीठा-मीठा। नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों को वो भी तो रिहा किया गया जिनके ऊपर पहले इल्ज़ामात लगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने रिहा कर दिया, फिर सवालात उठते हैं। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली, ये भी एक बहुत बड़ा नुकता है, इम्पोर्टेंट नुकता है, लेकिन साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग जो रिहा हो जाते हैं, उनको फिर हार वगैरह भी पहनाए जाते हैं, हीरोइक वेलकम भी फिर उनका होता है। मगर उसमें है कि ये समझ नहीं आती, गोंदा साहब इसके बारे में ज़रा बताइए कि कुछ जो हमारी अदलिया आजकल फैसले कर रही है, उनको तो जो है कहा जाता है कि अदलिया शफ़ाफ़ है, इस वजह से फैसले हमारे हक़ में आ रहे हैं। मगर जब वही अदलिया जो है वो फैसले आपके खिलाफ आ जाते हैं, तो वो अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इस वक़्त आपको अदलिया की क्या सिचुएशन नज़र आ रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ है या ज़्यादा काम कर रही है? अच्छा, इसके ऊपर इल्ज़ाम तो लगते हैं कि कंप्रोमाइज़्ड हैं। अगर आप इसको एक और एंगल से देखें तो आपने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर इज़ाफ़ा हो रहा है। हमने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें बनानी हैं। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स आपने बनाई। वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर किन लोगों का ट्रायल चला? उन लोगों का ट्रायल चला जो आपके सियासी रहनुमा थे। अभी भी आप देख लेना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, जो आपके एमएनएज़ हैं, आपके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर कितने-कितने दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। ये तो एक ही एंगल तो उसका ये है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि जब दुनिया के दीगर ममालिक उन लोगों को प्रोफ़ाइल देखते हैं और वो कहते हैं कि यार इनकी असम्बलियों के अंदर तो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, तो आपका जो रियासत का बयानिया होता है वो कहाँ पर चला जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि ये जब अडयाला जेल के अंदर ये समात चल रही थी साइफ़र केस की और बाकी सारे, तो उस वक़्त जो सलमान सफदर साहब हैं जो उनके वकील भी हैं, वो बाहर निकलते थे और वो कहते थे कि ये जो केसेज़ हैं ये ऐसे चुटकियाँ बजाते हुए ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन अभी तक जो है वो ख़त्म तो नहीं हुए। बानी चेयरमैन पीटीआई को देखें, जो भी रिलीफ़ मिलना है ना, अब सवाल ये है कि क्या वो अदालतों की तरफ से मिलना है या फिर किसी डील के नतीजे में मिलना है। इसके अंदर देखें ना, नवाज़ शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया था, लेकिन अभी वो आपके एमएनए हैं। सियासत के अंदर उनकी वापसी हुई, चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक ये भी हकीकत है कि अगर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ेर-ए-ताब है, तो हो सकता है कल को पीपल्स पार्टी हो, कल को जो है वो आप देखेंगे नून लीग ज़ेर-ए-ताब हो। एक चीज़ है कि जो एक बयानिया चल रहा है ना, फील्ड मार्शल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर उनका, इस पे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि देखें टीम के प्लेयर्स बदल सकते हैं,
लेकिन टीम का कप्तान जो है ना वो यही रहेंगे और एक तवील अरसे तक रहेंगे। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह भी मैं आपको बता दूं कि देखें, आपकी जो बाहर की दुनिया के ममालिक हैं ना, वो आपकी सिविल क़यादत के ऊपर यकीन नहीं करते। आप मुत्तहिदा अरब अमारात को देख लें, आप सऊदी अरब को देख लें, आप अमेरिका की बात कर लें, उनकी नज़र में आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप होती है उसके ऊपर ज़्यादा एतमाद करते हैं। अभी बीजिंग ने बकायदा कहा है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी उसका सबसे बड़ा जामिन पाक अफवाज है। हाँ, डेफ़िनेटली है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि देखें, जब भी सिस्टम चलेगा, तवील अरसे तक चलता रहेगा ना, तो फिर तब्दीली आएगी। आप देख लें कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद थी, तब्दीली आ गई। तुर्की के अंदर तैयब एर्दोगान थे, तब्दीली आ गई। मलेशिया के अंदर महातीर मोहम्मद थे, तब्दीली आ गई। मेरा ख़्याल है कि सेटअप जो भी है ना, उसको चलना चाहिए, लंबे अरसे तक चलना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि देखें, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर नवाज़ शरीफ साहब बैठे हैं, ज़रदारी साहब बैठे हैं, फ़ील्ड मार्शल बैठे हैं, कोई और बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, वो हमें दे दें ताकि हम दुनिया के अंदर सर उठाकर चल सकें। और जिस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया गया और उसके बाद ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नतीजे में जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली, तो उसके बाद कितने मेरे ओवरसीज़ दोस्त हैं, कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अब जिस जगह के ऊपर जाते हैं उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। तो इसके अंदर पाक फ़ौज का एक बहुत बड़ा किरदार है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। करने जाने से पहले एक क्विक टेक इसके ऊपर देते जाइए कि फिर इस तनाजुर के अंदर हमारी अफवाज को, चूंकि आपको पता है कि बात भी तो करनी पड़ सकती है ना, बार बार बात के बारे में कहा भी जाता है कि जी हम तो बात करने के लिए तैयार है, बीच में कई इशारे भी जानिब से आए ना। और फिर आप देखिए कि एक बड़ी एक ट्रिकी किस्म की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है। एक एग्जिस्टेंशियल एनिमी भारत जो है वो इस वक्त जिस तरीके से नेटिव वॉरफेयर उसने वेज की हुई है, ऐसे में बार बार डायरेक्टली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम ले लेकर उनकी किरदार कुशी करना और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये क्या मैसेज दे रहा है? मेरा ख्याल है कि ये मैसेज तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ देखें, फ़ौज के ऊपर तनकीद कोई नई बात नहीं है, हमेशा से यही तनकीद होती रही। गुजरांवाला के जलसे के अंदर जब नवाज़ शरीफ साहब ने ऑनलाइन जलसा किया था और ख़िताब किया था, तो उस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की जाती थी। लेकिन मसला ये है कि आपको अगर लगता है कि फ़ील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं, वो गलत कर रहे हैं या आपको उनके साथ इख्तलाफ़ात हैं, तो आप ये देखें कि क्या उनकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक नई ज़िंदगी नहीं मिली। आप तो देखें, दुनिया के अंदर जो आपकी अमूमन खबरें चलती थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया, आप मुत्तहिदा अरब अमारात में नहीं जा सकते, लेकिन ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नतीजे में कितना कुछ तब्दील हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मरकज़ बना हुआ है, लोगों की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि सिर्फ पाक फ़ौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जो है ना, हिंदुस्तान का बयानिया जो हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर हावी रहा था, अब वो सफारती सतह के ऊपर भी नाकाम हो गया। आपने पहलगाम का फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान ने करवाया ना, उसके गले पड़ गया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो खुद साख्ता हमले करते हैं, खुद साख्ता फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इससे पहले इसी हिंदुस्तान ने समझौता एक्सप्रेस का फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, मुंबई अटैक का करवाया, पुलवामा हमला हुआ, उड़ी अटैक हुआ, पठानकोट हमला हुआ। हिंदुस्तान को बेनकाब किया गया? वो भारत बिल्कुल वल्नरेबल नहीं किया होकर गया। रह गया। लेकिन अब हिंदुस्तान की जो अपनी साख है वो दाँव पर लगी हुई है। और इसके साथ-साथ ये तो सफ़ारती सतह के ऊपर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप दिफ़ाई महाज़ के ऊपर देखें ना कि जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ हुआ और जब रावलपिंडी के अंदर ड्रोन्स गिर रहे थे, तो पाकिस्तानी क्या सोच रहे थे कि यार क्या हमारी अफ़वाज इतनी बेबस हैं। लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर का जब मुँह तोड़ जवाब दिया गया, तो उसके बाद देखें पूरी दुनिया के अंदर जो है आज पाकिस्तान की बात हो रही है। तो मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर ये ख़त्म हो जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हक़ में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर के ऊपर अंधेरे से निकल कर रोशनी की जानब अब सफ़र में कोई ऑप्टिमिस्टिक गामज़न। के ऊपर हाँ, फिर हमारी ऑडियंस के लिए छोड़ा है, इसी नोट के ऊपर आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।